नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश की भूमिका, कलचुरी वंश का महत्व। ये कलचुरियों से संबंधित दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हम और लेकर आए थे जहां आपको बताया गया कलचुरियों की उत्पत्ति कब हुई, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस स्थान पर हुई, कहां कहां उनका शासन रहा, किस प्रकार कलचुरी राजस्थान से मालवा, मालवा से त्रिपुरी और त्रिपुरी से छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ में साम्राज्य स्थापना को लेकर उनका संघर्ष कैसा रहा, कैसे पहली बार आकर के फिर वापस त्रिपुरी जाना पड़ा, फिर त्रिपुरी से दोबारा आए और जब दोबारा आए तो उसके आगे की पूरी घटना हमारी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो साथियों, आपको बताएं कि कलचुरियों का छत्तीसगढ़ आगमन अगर हम देखें तो इनका प्रथम आगमन 900 ईस्वी में हो चुका था और छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार वह आक्रमणकारी मतलब त्रिपुरी की कलचुरियों का वह शासक जिसने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया वह था शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। आपको पहले बताया गया, इसने प्रसिद्ध धवल और रण विग्रह की भी उपाधि धारण की थी और इसकी सबसे ज्यादा प्रचलित उपाधि थी मुग्धतुंग। 900 ईस्वी में इसने, अब आपको बताते हैं थोड़ा नक्शा बना करके, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, नक्शा तुरंत बनेगा। बस जरा सा धैर्य रखेंगे, तुरंत हाजिर है। ये देखिए इस प्रकार से कि यहां पर अगर हम यहां नर्मदा नदी का फ्लो माने तो देखिए इस जगह पर त्रिपुरी थी। त्रिपुरी 900 ईस्वी में शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने पाली क्षेत्र पर आक्रमण किया, मतलब वर्तमान में जो पाली है वहां आक्रमण किया। उस समय वहां की राजधानी तो मान थी और वहां शासन करने वाला शासक था बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य जयमेऊ। कौन था? बाण वंशीय विक्रमादित्य जयमेऊ। ये जयमेऊ इसकी उपाधि थी भाई साहब, बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य की। तो आपको बताएं कि विक्रमादित्य को इसने क्या किया, पराजित कर दिया युद्ध में। किसने? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने विक्रमादित्य जयमेऊ को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात तुमान में राजधानी बनाया और अपने ही किसी नुमाइंदे को यहां गद्दी पर बैठा करके चला गया। और जब वो चला गया तो देखा जाए तो सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का जो शासन है, शासन का प्रथम चरण ये 900 से लेकर 950 तक था। कब से कब तक था? 900 से लेकर 950 तक था प्रथम चरण। और द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण सन 1000 ईस्वी से लेकर के 1741 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? सन 1000 से लेकर के 1741 ईस्वी तक रहा। यानी जब तक मराठा आक्रमण के द्वारा इस वंश का उन्मूलन नहीं कर दिया गया तब तक रहा। तो प्रथम चरण मात्र 50 वर्ष, द्वितीय चरण 741 वर्ष। आप देख सकते हैं द्वितीय चरण का जो मतलब कहा जाए तो उनकी स्थायी स्थापना द्वितीय चरण में ही हो सकी। तो द्वितीय चरण का प्रथम शासक कौन था? ये था
कलिंग राज जिसने शासन किया 1000 से 1020 ईस्वी। कब से कब तक शासन किया? 1000 से 1020 ईस्वी, यानी कुल मिलाकर 20 वर्ष। अगर देखा जाए कलिंग राज के बारे में बताऊं तो कलिंग राज को ही छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का संस्थापक माना गया है, लेकिन वास्तविक स्थापना इसके प्रपौत्र इसके पौत्र रत्नदेव के द्वारा किया जाएगा। रत्नदेव या रत्नराज के द्वारा किया जाएगा। बहरहाल ये केवल संस्थापक माना गया है, सामान्य संस्थापक। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है भाई साहब, इसके बारे में हमें जो जानकारियां मिलती हैं मुख्यतः 2 अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। एक है जाजल्य देव प्रथम का रतनपुर अभिलेख। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कलिंग देव के बारे में? देखिए, कलिंग राज को इसमें कोक्कल प्रथम का सबसे छोटा पुत्र बताया गया है। कोक्कल प्रथम वही जो त्रिपुरी का कलचुरी शासक था, जिसके 18 पुत्र बताए गए, जिसमें सबसे बड़ा शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग था, और ऐसा माना जाता है कि 18वां पुत्र जो है वो कलिंग राज था, क्योंकि उसके 2 पुत्रों की जानकारी बैक टू बैक शासन करने के लिए मिलती है, जैसे शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग और उसके बाद अर्जुन। लेकिन इसके बाद एक लंबा गैप मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि जो कलिंग राज है, जो कि 1000 में छत्तीसगढ़ आकर के तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाकर यहां पर शासन करना शुरू किया, वो उसका सबसे छोटा पुत्र था। ऐसी जानकारी हमको कहां से मिलती है? जाजल्य देव प्रथम के रत्नपुर अभिलेख से। इस अभिलेख में कहा गया है कि कलिंग राज, कौन? कलिंग राज शत्रु की स्त्रियों के आंख से बहने वाले जल से पोषित वृक्ष के समान था। कैसा था? शत्रु की स्त्री के आंख से बहने वाले जल से पोषित वृक्ष के समान था, मतलब शत्रुओं को बहुत ज्यादा परेशान किया। फिर आगे लिखता है अगला लाइन कि ये अपने पूर्वजों की भूमि छोड़कर शौर्य और लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, क्यों? दूसरे लाइन में क्या लिखा गया कि ये अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़कर, यानी त्रिपुरी को छोड़कर, ये अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़कर शौर्य और लक्ष्मी की वृद्धि के लिए कोसल प्रदेश में आकर लक्ष्मी की वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है जाजल्य देव प्रथम के रत्नपुर शिलालेख में। और ये जो रत्नपुर ये शब्द किसके लिए लिखे गए? ये शब्द लिखे गए हैं, कभी आ सकता है इसको देकर पूछ सकता है कि किसको? शत्रुओं की स्त्रियों के आंखों के आंखों से निकलने वाले जल से पोषित वृक्ष के समान बताया गया है, तो वो कलिंग राज को बताया गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमको इसकी जानकारी एक और शिलालेख से मिलती है, खरौद शिलालेख किसका? रत्नदेव तृतीय का। किसका? रत्नदेव तृतीय, जहां पर इसे स्पष्ट रूप से कोक्कल का सबसे छोटा बेटा बताया गया है। ठीक है, जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर के पास में जो अभिलेख मिला, ठीक है, लखनेश्वर मंदिर खरौद से, तो उस अभिलेख की हम बात कर रहे हैं जहां इसे कोक्कल प्रथम का सबसे छोटा बेटा वहां पे भी बताया गया है। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लें कि ये जो शासक है ये वीर था, यही आकर के छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करता है। मतलब देखा जाए तो जो दूसरा और वास्तविक चरण है, पहला चरण तो अस्थायी रूप से था, ये तो केवल टेलर था, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो वो टेलर देखे गए थे 50 वर्षों का, बाकी पूरा का पूरा सिनेमा, पूरा फिल्म इधर है। ठीक है जी, चलिए अगला शासक देखते हैं। जो अगला शासक हुआ अरे यार, कलिंग राज मिट गया, गड़बड़ हो गया, चलो खैर कोई नहीं, लिख देते हैं कलिंग राज, लिखे रहेगा ठीक रहेगा ना।
दूसरा कमलराज, इनका भाई साहब का शासन 1020 से लेकर 1045 तक रहा। अब देखो इन्होंने क्या कमाल किया, ये भी वीर थे ऐसा नहीं है, ठीक है, हालांकि बहुत कुछ रणकौशल दिखाने का मौका इनको नहीं मिला। ये जो हैं, ये जब छत्तीसगढ़ के शासक थे उस समय कलचुरी का शासक था त्रिपुरी नरेश गांगेय देव। गांगेय देव कौन था भाई? गांगेय देव, ठीक है। तो ये गांगेय देव का समकालीन था और इसी समय गांगेय देव ने एक योजना बनाई जिसमें उसने तुम्बाड़ के रास्ते होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करके यहाँ के उत्कल शासकों को पराजित करना था, ठीक है, गांगेय देव को। तो इन्होंने भाई साहब ने, कमलराज ने इस समय गांगेय देव की सहायता की और गांगेय देव की सहायता से माफ कीजिएगा, कमलराज की सहायता से गांगेय देव ने उड़ीसा के शासकों को पराजित किया। ये है इनके समय का इतिहास। इन दोनों के समय का बहुत ज़्यादा कोई हिस्ट्री आपको पढ़नी नहीं है, बहुत थोड़े से तत्व हैं। खैर चलिए, जो भी हैं वो हमने आपको बता दिए। 1045 में कमलराज की मृत्यु हो गई और इसके बाद इनका बेटा कौन? रत्नदेव प्रथम, यानी इस वंश का वास्तविक संस्थापक अगला शासक बनेगा, उत्तराधिकारी होगा। उसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हाँ, और वीडियो अगर पसंद आया हो, मेहनत अगर थोड़ी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको यथाशीघ्र मिल सकें। तब तक के लिए जय हिंद।